नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के 35 साल के बेटे अकील अख्तर की अपने ही घर में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है। घर वाले बताते हैं कि बेटे की मौत दवाओं की ओवरडोज के चलते हुई, मगर चंद रोज गुजरते गुजरते अकील का करीब 2 महीने पुराना एक वीडियो सामने आता है, जिसमें वो अपने ही पिता समेत तमाम घर वालों पर अपने कत्ल की साजिश रचने का इल्जाम लगाता दिखता है। इस वीडियो में वो ऐसा करने की जो वजह बताता है वो और भी अजीब है। तो क्या एक पूर्व डीजीपी और उसके परिवार ने ही अपने बेटे का कत्ल कर दिया? पुलिस की एफआईआर तो कुछ यही कहती है। चंडीगढ़ के करीब पंचकुला के एलडीसी सेक्टर 4 में मौजूद ये आलीशान कोठी है पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा की। वही मोहम्मद मुस्तफा जिनकी पत्नी रजिया सुल्ताना पंजाब की मंत्री भी रही हैं। तो 16 अक्टूबर इन्हीं मोहम्मद मुस्तफा के परिवार में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उन्हें और इस परिवार को जानने वाले हर किसी को सकते में डाल दिया। उनके 35 साल के बेटे अकील अख्तर की इसी कोठी के अंदर अचानक रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। तब तो घर वालों ने मौत की वजह दवाओं के ओवरडोज को बताया और बात आई गई हो गई। इसके बाद परिवार अकील अख्तर के शव को लेकर पंचकुला से दूर यूपी के सहारनपुर पहुंचा और वहीं नाते रिश्तेदारों की मौजूदगी में अकील का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। यहाँ तक मामला दुखद तो था, लेकिन न तो ये मामला सुर्खियों में था और न ही कानून की निगाहों में। लेकिन इसके चंद रोज गुजरते गुजरते यानी 20 अक्टूबर की रात को इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया कि हर कोई चौंक गया। अकील की मौत को लेकर जो सच सामने आया उस पर यकीन करना भी मुश्किल है। इस सच के सामने आने के बाद 20 अक्टूबर की रात को ही हरियाणा की पंचकुला पुलिस ने पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना, मरहूम अकील की पत्नी और उसकी बहन के खिलाफ अकील के कत्ल का केस दर्ज कर दिया। जी हां, एक पूर्व डीजीपी और पूर्व मंत्री समेत परिवार के 4 लोगों पर अपने ही बेटे के कत्ल का केस। और इस केस का आधार बना एक ऐसा वीडियो जो इस मौत से करीब 2 महीने पहले 27 अगस्त को शेयर किया गया था। आपको इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री का एक एक सच बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो वीडियो देखिए जिसने घर की 4 दीवारी के अंदर हुई एक मौत को कत्ल के मामले में बदल के रख दिया। तो देखा आपने, ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि उसी अकील अख्तर का है जिसकी 16 अक्टूबर को मौत हुई थी, जिसकी मौत को घर वालों ने दवाओं के ओवरडोज का नतीजा बताया था। लेकिन इस वीडियो में दिख रहा है कि वही अकील अख्तर खुद अपने ही पिता यानी पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा पर न सिर्फ कई संगीन इल्जाम लगा रहा है, बल्कि ये भी कह रहा है कि उसके पिता और घरवाले कभी भी उसकी हत्या कर सकते हैं। अकील का कहना था कि उसके पिता मोहम्मद मुस्तफा के अपनी ही बहू यानी उसकी पत्नी के साथ नाजायज रिश्ते थे और उसे इसकी खबर मिल चुकी थी। वो इसका विरोध करता था और इसी वजह से उसके खिलाफ साजिशें रची जाने लगी। अकील ने वीडियो में एक जगह कहा है कि उसकी पत्नी के उसके पिता से ऐसे रिश्ते हैं जैसे वो उसकी नहीं बल्कि उसके पिता की ही पत्नी हो। अकील के वीडियो की माने तो उसे अपने पिता और अपनी पत्नी के रिश्तों का पता अपनी शादी के महज 1 साल बाद यानी 2018 में तभी लग गया था जब एक रोज उसने अपने पिता और पत्नी को ड्रेसिंग रूम के पास पकड़ लिया था। जाहिर है इसी वीडियो के आधार पर हरियाणा पुलिस ने पूर्व डीजीपी मुस्तफा और बाकी के घर वालों के खिलाफ केस दर्ज किया। लेकिन इस केस में यही इकलौता वीडियो नहीं है। इसके अलावा एक और वीडियो सामने आया है जिसमें अकील अख्तर अपने घर वालों के खिलाफ कही गई सारी पुरानी बातों को खुद ही झुठला रहा है और कह रहा है कि उसने अपनी स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी के चक्कर में फंसकर अपने घर वालों पर आपत्तिजनक इल्जाम लगाए थे और उसे इस बात का काफी अफसोस है। इस वीडियो में वो अपने पहले वीडियो को साल भर पुराना बता रहा है, जो अपने आप में एक सवाल है, जबकि करीब वो वीडियो 2 महीने पुराना बताया जाता है। लेकिन इसी वीडियो के आखिर में एक और ट्विस्ट है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं घर वालों को क्लीन चिट देने वाला ये दूसरा वीडियो अकील ने किसी दबाव में आकर तो शूट नहीं किया, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में अकील कह रहा है कि पता नहीं, देखते हैं ये लोग मुझे जान से मरवाएंगे या नहीं।
यानी इस तरह अकील फिर से अपनी कही गई पुरानी बातों को सही ठहराता हुआ दिखता है और लगता है कि ये दूसरा वीडियो उसने किसी दबाव में शूट किया है। अब आप भी अकील का वो दूसरा वीडियो देखिए। असल में अकील अख्तर की मौत के बाद पंजाब के मलेरकोटला के रहने वाले एक शख्स शमसुद्दीन ने पहले इस सिलसिले में हरियाणा पुलिस को एक चिट्ठी लिखी और फिर बाद में उसी शख्स ने पुलिस के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात कर मोहम्मद अकील के मौत को लेकर एक शिकायत दी, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई। शमसुद्दीन का कहना है कि जिस तरह मोहम्मद अकील ने अपने वीडियो में अपने परिवार वालों के खिलाफ संगीन इल्जाम लगाए थे और जिन हालात में उसकी मौत हो गई उसकी जांच होनी चाहिए। सर मैंने शिकायत ये की कि ये जो पोस्ट है उसकी और ये जो वीडियो है इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो बनती कार्रवाई की जाए इनके ऊपर। ये कहा जा रहा है कि आप जो लोकल एमएलए अभी प्रेजेंटली है आम आदमी पार्टी के, उनके करीबी हैं या आप उनके साथ रहे हैं एज ए पीए या उनका काम देखते थे, इस वजह से ये राजनीतिक षड्यंत्र है जिसकी वजह से आपने शिकायत। सर मेरी बात सुनो, मैं तो कहता राजनीति उसी दिन हो जाती 27 तारीख को, बढ़िया होता आज हमारे अंदर सेफ होता। उसी टाइम जब वायरल हुआ था उसी टाइम हंगामे होते और होते। राजनीति लोगों की तो सांस लेने के बाद मतलब फैल जाता है, तो उस टाइम राजनीति क्यों नहीं हुई। पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर का वो वीडियो अगस्त के आखिरी दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तब मलेरकोटला में तकरीबन सभी ने अकील का वो वीडियो देखा था जिसमें उसने घर वालों पर संगीन इल्जाम लगाए। लेकिन उस वीडियो के वायरल होने के बाद खुद मोहम्मद मुस्तफा ने कुछ लोगों के खिलाफ साइबर एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज करा दिया, जिसके बाद ये मामला ठंडा पड़ने लगा। शमसुद्दीन चौधरी का कहना है कि अगर उसी वक्त इस वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जाती तो शायद आज अकील जिंदा होता। और जो शिकायत की बात करो तो जब 27 अगस्त को ये वीडियो वायरल हुई तो सब लोगों के मोबाइलों में ये, वैसे तो सोमो एक्शन भी हो सकता था, कोई और भी खड़ा हो सकता, कोई ना कोई बाहर आता तो आज अकील हमारे बीच में होता, पर वो नहीं हुआ। फिर 3 अक्टूबर को उसने फिर भी डाली एक कि ये मेरी डायरी है, उसमें डेथ रेगुलेशन है, तो और ये पॉइजन जो है ये मेरी बॉडी से रिकवर कराया जाए। वो डाल के इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, क्या कहे वो। जितना उसका, क्योंकि उसको डिटेन किया होता था, अंदर बंद किया होता था, तो वो किससे बात करता। उसने सोशल मीडिया सहारा लिया, जब उसका मतलब हाथ में लगा, क्या पता मोबाइल उसको देते भी ना हो, नहीं तो वो डाल के हो जाता, जब उसके हाथ में लगता तब डाल देता था। वैसे शमसुद्दीन खुद एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, जिसकी वजह से मोहम्मद मुस्तफा इस शिकायत के पीछे भी राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। लेकिन शमसुद्दीन का कहना है कि उसकी शिकायत सियासी नहीं है। इस मामले में अगर सियासत ही करनी होती तो कोई बड़ा नेता भी कर सकता था। फिलहाल पंचकुला पुलिस ने इस सिलसिले में बीएनएस की धारा 103(1) और 61 के तहत केस दर्ज किया है और इस केस की जांच के लिए एक एसआईटी भी बना दी गई है। पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं मोहम्मद मुस्तफा सर, उनके बेटे अकील अख्तर, उनकी 16 तारीख अक्टूबर को डेथ हो गई थी। फैमिली की तरफ से पुलिस को इंटीमेट किया गया था कि हमने जब रूम खोला तब वो मृत अवस्था में मिले हैं। एंड उस टाइम पर कोई फाउल प्ले सस्पेक्टेड नहीं था, जो फैमिली की स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया गया। कुछ सोशल मीडिया की जो पोस्ट हैं अकील अख्तर के द्वारा जो डाली गई हैं, कुछ वीडियोस, कुछ फोटोग्राफ्स, उससे भी थोड़ा सस्पिशन जागा, जिसके बेसिस पर एफआईआर दर्ज की। हालांकि पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने खुद पर और अपने परिवार पर लगे तमाम इल्जामों से इनकार करते हुए इसे सियासी साजिश करार दिया है। आज तक से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि उनका बेटा पिछले 18 सालों से ड्रग्स की लत में डूबा हुआ था और नशा मुक्ति केंद्र में उसका आना जाना लगा रहता था, और चूंकि वो मानसिक रूप से ज्यादा परेशान था इसलिए उसे नहीं पता था कि वो क्या कह रहा है और क्या नहीं। अब इस हालात का फायदा कुछ लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैटर बहुत सिंपल है जी। मेरे ऊपर एक गम का पहाड़ टूटा है। औलाद की मौत से बढ़ के कोई तकलीफ नहीं होती जी। अभी हमारे आंसू भी नहीं सूखे थे तो हमारे जो सियासी दुश्मन हैं जी, उन्होंने गंदी राजनीति शुरू की है। हम्म। मेरा बेटा पिछले 18 साल से ही वॉज इनटू बैड हैबिट्स। ओके। 2007 से बैड हैबिट सर कुछ बताएंगे, मतलब एरिया नहीं बताना चाहते? ओके। ड्रग्स जो पंजाब की बीमारी है, अच्छा, ड्रग एडिक्ट था। तो इन 18 साल में he has been in and out of de-addiction centers,
safe custody of police, and so many other things. क्योंकि औलाद होती है, एक औलाद जब होती है ना तो माँ बाप बहुत मजबूर होते हैं। जी जी जी। 18 साल की मेरे बच्चे की हिस्ट्री, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत इनोसेंट था। तो आप कह रहे हैं कि सारे एलिगेशन जो हैं वो सारे आपको लगता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स की वजह से है या झूठ है? झूठ नहीं, उस बच्चे को नहीं पता होता। जब मैंने साइकोटिक कह दिया ना, यू डोंट हैव टू आस्क मी एनी फर्दर क्वेश्चन। खुदा ना करे आपके घर में कोई साइकोटिक हो। अब एफआईआर पे हूं मैं। एफआईआर बता दीजिए जो एफआईआर पुलिस ने की है। शमसुद्दीन चौधरी। शमसु चौधरी कौन है पहले ये बता दूं? जो एमएलए मलेरकोटला है जमील, उसका पीए है। ओके। जो जिसने हमें इलेक्शन में हराया था उस आंधी में। ठीक है जी। उसके बाद इसकी इतनी डाके मारे, शिकायतें गई, टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज तक पहुंची, इसको ऊपर से हुक्म हुआ इसको निकालें आप अपने स्टाफ से। इसको निकाल दिया गया वहां से 8 महीने। ठीक है जी। अब इसने ये जाके कंप्लेंट दी है। पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी आप कह रहे हैं कि उसी खुंदक के सुन लीजिए पहले भाई, प्लीज डोंट जंप द गन। ये पुलिस ड्यूटी बाउंड है। पुलिस रूल भी कहते हैं, कानून भी कहता है, जब भी कोई शिकायत किसी अफराद की मिले, एलिज्ड ऑफेंस की आए, पुलिस को, पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर द केस एंड इन्वेस्टिगेट। ओके, यू गॉट माय पॉइंट? गॉट इट सर, गॉट इट। यानी ये साफ है कि अकील अख्तर को ड्रग्स की लत थी और उसका इलाज चल रहा था। यहाँ तक कि वो बीच में लंबे समय के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी रहा। घर वालों ने फिलहाल अपने बचाव में उसके नशे की लत को भी एक वजह बताया है। उनका कहना है कि चूंकि वो नशे का आदी था, वो कुछ भी बोलता था। लेकिन इससे अकील अख्तर की मौत को लेकर उठ रहा सवाल कमजोर नहीं पड़ता। सवाल ये है कि आखिर अकील की मौत ड्रग्स की ओवरडोज से कैसे हुई? अगर वो घर वालों की देखरेख में था तो आखिर उसने दवाओं का ओवरडोज कैसे ले लिया? आखिर उसे घर में दवाएं कौन दे रहा था? एक ऐसा शख्स जो खुद मानसिक उथल पुथल से गुजर रहा हो, नशे का आदी हो और घर वालों की निगरानी में हो, अगर वो दवाओं के ओवरडोज का शिकार बने तो सवाल घर वालों पर ही उठना स्वाभाविक है। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि अकील अख्तर को ओवरडोज किया किसने? जब उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, परिवार की कस्टडी के अंदर वो था, तो डॉक्टर की अगर प्रिस्क्राइब कोई मेडिसिन थी तो कौन उसे दे रहा था, कितनी मात्रा में दे रहा था और लास्ट मेडिसिन कब दी गई, कितनी दी गई? अगर उसने खुद से ऐसा किया तो उसकी मानसिक स्थिति परिवार ने, उनके पिता ने ठीक नहीं बताई, तो क्यों उनको ऐसा करने दिया गया? और जो एलिगेशंस हैं, जो शिकायत है, उस पर भी डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा की ओर से कहा गया है कि जिसने शिकायत की है तो कार्रवाई उन पर भी करवाई जाएगी, वो भी कानून के दायरे में आते हैं। अगर झूठे एलिगेशन लगाकर किसी पर कार्रवाई कोई करवाएगा तो वो खुद भी कार्रवाई के शिकार हो सकता है और उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि सहारनपुर यूपी के अंदर मोहम्मद मुस्तफा और उनका परिवार मौजूद है। वापस आने पर हो सकता है कि इस मामले में चाहे वो गिरफ्तारी है, चाहे वो शिकायतकर्ता पर शिकायत है, वो परिवार की ओर से करवाई जाएगी। लेकिन जिस तरीके के इल्जाम लगाए गए और जो मानसिक स्थिति परिवार ने बताई है, उससे काफी कुछ बयां होता है कि किस तरीके से वो 18 साल से अकील अख्तर एक ड्रग्स का शिकार था। परिवार ने किस तरीके की मदद की और मदद के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि वीडियो जारी कर कर अकील अख्तर को परिवार पर ही इल्जाम लगाने पड़े। 2 वीडियोस इसमें सामने आए हैं, लेकिन एक 16 मिनट के वीडियो के बना पर एफआईआर दर्ज की गई है। सहारनपुर से राहुल कुमार और पंचकुला से कमलजीत संधू के साथ अमन भारद्वाज, आज तक। पूर्व डीजीपी के बेटे अकील अख्तर ने अपनी मौत से करीब 2 महीने पहले जो वीडियो शूट किया था वो 16 मिनट और 11 सेकंड का है। इस वीडियो में अकील ने अपने पिता समेत घर वालों पर जो इल्जाम लगाए हैं उन पर यकीन करना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन अब जिन हालात में अकील की मौत हुई है, उसके बाद अकील का ये वीडियो इस मिस्ट्री का एक अहम सबूत साबित हो सकता है। वैसे आरोप प्रत्यारोप से हटकर अगर पूर्व डीजीपी के बेटे की अपने वीडियोस में कही गई बातों का जिक्र करें तो वो बेचैन करने वाला है। अकील अख्तर का ये पूरा वीडियो 16 मिनट और 11 सेकंड का है।
ये पूरा वीडियो हम आपको हूबहू तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इसके लबोलुआब में कई संगीन बातें हैं। अकील ने अपने माता पिता पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि उसने अपनी सारी बातें एक डायरी में भी लिख दी है, जो एक सबूत है। हालांकि खबरों के मुताबिक डायरी अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी। सवाल यह है कि वो डायरी कहाँ है और उसमें आखिर ऐसी कौन सी नई बातें लिखी है। इसके अलावा अकील ने कहा है कि उसकी पत्नी का उसके पिता के साथ अफेयर शुरू से ही चल रहा था। उसकी पत्नी ने शादी के बाद पहली रात को उसे अपने करीब तक नहीं आने दिया। अकील ने वीडियो में कहा है कि घर वालों ने उसे हर तरीके से परेशान किया, उस पर झूठे मुकदमे तक दर्ज करवा दिए। वो लगातार कानून के ऐसे ही दुरुपयोग के खतरे के बीच जी रहा था। उसे कभी रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम पर टॉर्चर किया गया, तो कभी किसी मानसिक बीमारी के नाम पर। यहाँ तक कि उसे दिमागी तौर पर बीमार न होने के बावजूद मानसिक रोग की दवाएं खिलाई गई। अकील ने वीडियो में एक जगह कहा है कि उसने अपनी माँ और बहन को एक बार अपने पिता के कमरे में बैठकर उसके बारे में साजिशें करते सुना था, जिसके बाद उसकी आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया कि पूरा परिवार ही उसके खिलाफ एक हो चुका है। सहारनपुर से राहुल कुमार और पंचकुला से कमलजीत संधू के साथ अमन भारद्वाज, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।